हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के अपने लक्ष्य को 2025 में ही पूरा कर दिया, जो कि 2030 निर्धारित था। अपने निर्धारित समय से 5 साल पहले ही हमने ये काम कर लिया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए आश्चर्य हुआ कि जिस देश में कोई भी परियोजना सही समय पर पूरी नहीं हो पाती, यहां तक कि जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उसमें भी बहुत लेट लतीफी प्रचलित है। और हाल फिलहाल में इंडियन एयरफोर्स के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी ये कहते देखे गए कि हमारी जो संस्थाएं हैं वो अपनी डिलीवरी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही हैं, जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। जब ऐसे मामलों में हम पीछे रहते हैं और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर 5 साल पहले लक्ष्य अचीव कर लेते हैं, मानो कि चीन जैसा देश हो गया हो, तो जरूर खुशी भी होती है, संदेह भी होता है और आश्चर्य भी होता है। इसको लेके पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा कि हमने तो बहुत जल्दी अचीव कर लिया। और जब इस बात को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कह दिया कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई, अब इससे क्या होगा कि इससे किसानों को दुगना लाभ मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लक्ष्य है पर्यावरण प्रदूषण का वो भी पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि देश की इमेज सुधरेगी और जो पेट्रोल लॉबी है उसका भी काम खत्म हो जाएगा और देश अपना बहुत बड़ा पैसा जो पेट्रोलियम खरीदने पे खर्च करता है उसका भी काम खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे हम इथेनॉल बढ़ाते जाएंगे और हम ब्राजील जैसा कर देंगे 27%। ब्राजील में तो और भी ज्यादा इथेनॉल मिलाने की बात की जाती है। फिर यह भी कहा गया कि गडकरी जी द्वारा कि हम बहुत जल्दी पेट्रोल को क्या करेंगे, बहुत जल्दी इसको हम 50 रुपए के लेवल पे ले आएंगे। ये जैसे ही उन्होंने कहा तो जनता में भी खुशी की लहर हो गई और यहां तक कि मोदी जी का अल्टरनेटिव समझा जाता है नितिन गडकरी जी को। और उनके बीजेपी के आलोचक भी और मोदी जी के आलोचक भी ये मानते हैं कि नितिन गडकरी जी एक बड़ा ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और इनको ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था। कमाल की हाईवेज में काम किया है, सड़कों के ऊपर काम किया है। हाल फिलहाल में उनका स्टेटमेंट था कि हमने भारत की सड़कें अमेरिका जैसी बना दी हैं या बना लेंगे, ऐसे लक्ष्य रखे गए। और ये कहते हैं कि मैंने जनता के लिए एक सपना देखा है। इन्हीं दावों की पड़ताल हम करेंगे कि ये लक्ष्य इतना पहले क्यों हो गया, इसके क्या एडवर्स इंपैक्ट पड़ेंगे हमारी पूरी परिवहन व्यवस्था पे, पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता हो रहा है, हमारे फॉरेक्स या विदेशी मुद्रा भंडार पे कितना खर्च का बोझ बढ़ जाता है जब हम पेट्रोलियम आयात करते हैं। क्या इसमें जो आरोप लगा रही हैं विपक्षी पार्टियां नितिन गडकरी जी के ऊपर कि उनकी कंपनियां डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, कोई दम है या खाली राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, इन सब मामलों को हम समझेंगे इस अपने सेशन में। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। तो चलिए बात करते हैं, टेक्निकलिटीज की बात करते हैं, क्योंकि खाली भावनाओं पे नहीं, हम कुछ तथ्यों की बात करेंगे जिससे चीजें समझ में आएंगी। अभी अभी कांग्रेस पार्टी ने और अन्य विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया कि नितिन गडकरी जी की कंपनियों को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है इस इथेनॉल पॉलिसी से, क्योंकि और खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह इथेनॉल पॉलिसी लाई गई थी और इतना फायदा हुआ कि जो नितिन गडकरी जी की कंपनियां हैं वो हजारों करोड़ में पहुंच गई। और कांग्रेस के समय में भी इनके ऊपर 2012 में जब ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो भी इनके ऊपर आरोप लगा था। सीबीआई की जांच बैठी थी, उसमें कई सारे मामले दायर किए गए थे। हालांकि उन मामलों का क्या हुआ उस बारे में बहुत नहीं कह सकते, लेकिन इसी वजह से दोबारा वो बीजेपी के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए थे, क्योंकि पार्टी ही सहमत नहीं थी कि 2013 में कि आपके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो इससे हमारी इमेज खराब होगी। और शायद यही वजह है कि वो बीजेपी की पॉलिटिक्स में थोड़ा बैकडोर में चले गए और अन्य नेता आगे आ गए। यहां तक कि मोदी जी जो जूनियर दिखाई देते हैं वो सीनियर बन गए और भारी भरकम एक अपनी हैसियत बना ली बीजेपी के अंदर में। तो जरा इसको हम टेक्निकलिटी में समझते हैं
ये क्या मामला था, इथेनॉल है क्या, इसकी ब्लेंडिंग का क्या इश्यू है, क्या चक्कर है, इसमें कोई दम है कि नहीं। देखिए बड़ा स्पष्ट सी बात देखिए कि ये इथेनॉल है क्या। एक आम भाषा में बात करें तो इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, शराब मान लो इसे अल्कोहल, डायरेक्ट शराब तो नहीं कह सकते क्योंकि अल्कोहलिक कंटेंट इसको कह सकते हैं, एक केमिकल का रूप है इथेनॉल। अब अल्कोहल इसका जगह जगह यूज किया जाता है, हम इसको गैसोलीन के साथ मिला के पेट्रोल में यूज कर लेते हैं, इसको हम पेंट इंडस्ट्री में यूज कर लेते हैं, जो पेंट इंडस्ट्री है वहां यूज कर लेते हैं, जो मेकअप के सामान बनते हैं वहां यूज कर लेते हैं। इस इथेनॉल को हम वाइन में भी यूज कर लेते हैं, तो मल्टीपर्पज यूज है इसका। यहां तक कि जो हैंड सैनिटाइजर है कोविड में बहुत चला था, तो उस हैंड सैनिटाइजर में भी इसका प्रयोग हो जाता है। तो एक तरीके का अल्कोहल है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि इथेनॉल है क्या। अब ये इथेनॉल निकलता कैसे है, अगर इथेनॉल की अगर हम बात देखें तो इथेनॉल को पाने के हमारे पास साधन है, क्योंकि एक केमिकल है ये, तो इसको पाने के साधन क्या है इस इथेनॉल को पाने के। बहुत स्पष्ट बात है कि हमारे पास शुगर केन हो सकता है एक साधन हो सकता है, शुगर केन या गन्ना हो सकता है, एक साधन हो सकता है जिसको हम मक्का कहते हैं, तो एक साधन वो हो सकता है, माने फूड ग्रेन्स मान सकते हैं, फूड ग्रेन्स मान सकते हैं। एक साधन हो सकता है रेसिडुअल्स या वेस्टेज हो सकता है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो हो सकता है, और एक साधन हो सकता है वुड रिमेन्स जो होते हैं, लकड़ियों के जो रिमेन्स या अवशेष होते हैं। तो ये हमारे पास 4 साधन दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि सरकार ने ये कहा कि भाई हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे, और इस इथेनॉल के प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे कि सबको बराबर स्थान देंगे और सबसे इथेनॉल प्राप्त करेंगे। और ये वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ही ये पॉलिसी लेके आई थी। तो 2003 में चलते हैं, ये पॉलिसी क्या थी। ये देखिए एक बात तो सही है कि इथेनॉल पॉलिसी लाई इसलिए गई थी कि हर साल क्यों मिलाना चाहिए हमें पेट्रोल में। तो देखिए हमारे पास अगर मैं कहूं कि $695 बिलियन का हमारे पास अगर विदेशी मुद्रा भंडार है आज की डेट में, तो लगभग हर साल एवरेज मैं बता रहा हूं, कम अधिक हो सकता है, $140 बिलियन का केवल हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं। इससे अंदाजा लगाइए पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे पूरे विदेशी मुद्रा भंडार का, जो मेहनत से हम कमाते हैं। कुछ ही देश हैं जहां से हमको फायदा होता है। अमेरिका एक बड़ा देश है जहां की $47 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है हमारा, बाकी तो हम रूस के साथ और अन्य देशों के साथ घाटे में ही है। यूरोपियन यूनियन के साथ थोड़ी सी ठीक स्थिति है, जर्मनी के साथ हम थोड़ी ठीक स्थिति में हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये तेल हम मंगाते हैं, और इसमें भी टॉप में कौन से देश हैं, बहुत क्लियर सी बात है कि इसमें हम जो अपना तेल मंगाते हैं वो रशिया से हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया है टॉप पे। मतलब वर्ल्ड का 3रे नंबर का प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रशिया, लेकिन हम इससे लगभग $53-54 बिलियन का तेल अभी तक मंगा रहे हैं। बढ़ा लिया हमने, लगातार बढ़ा है 4-5 सालों में। फिर आप देखेंगे कि इराक हालांकि 6ठे नंबर का प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, और यही वजह है कि ईरान, इराक ये सब देशों पे अमेरिका टारगेट करता है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। 20 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन करता है अमेरिका। सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पे है। तो इराक समझिए कि आप 6ठे नंबर पे है, लेकिन भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी है इंपोर्ट करने में, और यहां से हम लगभग $28 बिलियन का तेल मंगाते हैं। हमारा पैसा तो ऐसे ही खर्च हो रहा है। आप 3रे नंबर पे देखेंगे तो सऊदी अरेबिया है हमारे लिए। सऊदी अरेबिया से लगभग $19 बिलियन का हम मंगाते हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर का वर्ल्ड का प्रोड्यूसर है। अन्य देश भी हैं, जैसे चाइना 7वें नंबर का प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। हम तो खाली मंगाते हैं, हमारा सारा पैसा तो इसी में चला जा रहा है। और 9वें नंबर पर ब्राजील है, इसलिए ये देश हमसे आगे हैं। तो सऊदी अरेबिया 3रे नंबर पे है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आजकल दुबई जाने का बड़ा प्रचलन हुआ है, तो यूएई जो है ये भी 8वें पोजीशन पे है वर्ल्ड रैंकिंग में, लेकिन हमारे लिए 4थे स्थान पे है। $14 बिलियन का हम पेट्रोलियम यहां से मंगाते हैं। और 5वें पे हमें दिखाई दे रहा है, जो ये सब देश दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप ईरान को ले सकते हैं। हालांकि ये चेंज होता रहता है, ये जानने की बहुत जरूरत नहीं है, खाली मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं कि इन आंकड़ों के आधार पे हम
तेल को मंगाते हैं दुनिया के अन्य देशों से। अब जब हमारा बहुत बड़ा पैसा इसमें चला जा रहा है तो हमारे लिए चिंता तो है ही कि एक तो ये वजह है कि हमारा बहुत बड़ा पैसा चला जा रहा है, दूसरा है कि यूनाइटेड नेशंस ये कहता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या जो इनकी संस्थाएं हैं, इन्होंने एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाया था 2000 में, फिर इन्होंने 2015 में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना दिया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाया था, फिर इन्होंने यूएन ने फिर इन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना दिया कि 2030 तक हमें कुछ मामलों में क्या करना है, अचीव करना है कुछ टारगेट्स दुनिया के देशों के लिए। उसमें यह भी एक टारगेट है, टारगेट क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत इन सब का सहयोगी है, तो भारत ने कहा कि चलो भाई हम क्या करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करते हैं। तो गडकरी जी ने ये कहा और हरदीप सिंह पुरी जी ने या मोदी सरकार के अन्य जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थे कि भाई हम इसलिए इथेनॉल मिला रहे हैं कि इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी बढ़ेगी और क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ पाएंगे। तीसरी बात ये कहा गया कि किसानों की आय, फार्मर्स इनकम बहुत बढ़ेगी और क्योंकि फार्मर्स को एमएसपी अधिक मिलेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जैसे मक्का का समर्थन मूल्य बढ़ गया, जैसे गन्ना का बड़ा फायदा होगा। अब ये बातें सुनने में कितनी अच्छी लग रही हैं। 2022 तक सरकार ने कहा भी था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन क्या हुआ आज तक तो उसका कुछ पता नहीं चला। फार्मर्स इनकम बढ़ेगी। फिर कहा गया कि पेट्रोल लॉबी, अब ये कौन सी पेट्रोल लॉबी है पता नहीं लग रहा है, ये पेट्रोल लॉबी जो है क्या कर रही है, डिफेम कर रही है, हमें बदनाम कर रही है। खुद गडकरी जी ने कहा वो नहीं चाहते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग करें। और पांचवी बात ये कही गई कि वर्ल्ड लेवल पे ब्राजील जैसे देश हैं, ये तो बहुत ज्यादा इथेनॉल मिलाते हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे ये एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिस है, वर्ल्ड प्रैक्टिस है, और जब विश्व में ऐसा हो रहा है तो हम क्यों ना करें। अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है, ध्यान से देखिएगा, सरकार ये सब क्लेम कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी पड़ताल करेंगे तब जाके पता लगेगा कि ये मामला क्या है। तो यहां पे देखिए ये सब अच्छी अच्छी बातें सरकार ने कह दी। अब जरा इसके अपोज में आते हैं, ये मामला क्यों कंफ्यूज कर रहा है हमें और क्यों संदेह कर रहा है, क्यों हमारे लिए डाउट का विषय है, इसको समझने की कोशिश करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। पहली बात यह है कि इन्होंने ये कहा था कि जो आरोप लगाया गया कि भाई इथेनॉल का जो पहला कहा गया कि 2003 में वाजपेयी सरकार लाई थी, फिर 2009 में यूपीए की सरकार थी और यहां पे एनडीए था, दोनों की पॉलिसीज जो हैं कि इथेनॉल मिलाया जाए, फिर यूपीए इसे लागू नहीं कर पाई, तो 2013 में इन्होंने एक और आदेश दिया लेकिन वो भी लागू नहीं हो पाया। यूपीए की ही सरकार थी तो लागू नहीं हो पाया, यहां पे लागू नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं। अब जब मोदी सरकार आई, जब यहां पे मोदी जी की गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने देखिए तुरंत कह दिया कि अभी पिछला ही वाला लक्ष्य नहीं था 5% का, इन्होंने 2015 में कह दिया कि टिल 2022 तक हम क्या करेंगे, 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। अब ये सब इनके लक्ष्य सुन के तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि इसमें क्या दिक्कत है, पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया तो क्या दिक्कत है, पैसा बचेगा, ये जो सरकार कह रही है ये सब पॉलिसी पूरी हो जाएगी, लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये सब जब टारगेट पूरे हो गए तो कहा गया कि 10% का लक्ष्य जो है हम पालेंगे, इसको कहा गया कि 2022 तक कर देंगे और इसको अचीव भी कर लिया गया, अचीव भी कर लिया गया। अब सरकार ने 2020 में ही कह दिया, 2020 में, ये कोविड वाला समय है, कि टिल 2030 कि हम 2030 तक क्या करेंगे, 20% इथेनॉल मिला देंगे। चलिए भाई मिलाते जाइए, आपको जितना मिलाना है आपने मिला दिया, ठीक है। लेकिन अचानक से इन्होंने कहा 2022 में, जैसे इनका लक्ष्य पूरा हो गया 10% वाला, कि अब बाई 2025 20% का टारगेट कर दिया गया कि 2025 तक ही 20% मिला देंगे, और इन्होंने मिला भी लिया। कमाल का, और किसी चीज में नहीं इनका टारगेट पूरा होता है सरकारों का, लेकिन इसमें तो बहुत जल्दी पूरा हो गया और अपनी पीठ थपथपाने लगी सरकार। अब जरा एक प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम यह है कि सरकार ने इथेनॉल का जो एग्जाम्पल दिया, अब वर्ल्ड लेवल का, ठीक है, वर्ल्ड लेवल की जो बात की, देखिए कैसे आधी अधूरी जानकारी दी जाती है और बाकी चीजें छुपा ली जाती हैं, जिससे कि जनता को समझ ही में ना आए। आपको बहुत जानकारी इकट्ठी करनी होगी चीजों को समझने के लिए। वर्ल्ड लेवल पे आइए, ब्राजील की बात करते हैं। ब्राजील में जो 27% या उससे भी अधिक इथेनॉल मिलाया जाता है, तो कोई अचानक थोड़ा ना किया गया, इसके लिए इन्होंने बाकायदे
सिस्टमेटिक एफर्ट किया, 1-2 साल में नहीं, 30-40 साल में सिस्टमेटिक एफर्ट था, एफर्ट्स ऑफ डिकेड्स। अब समझिए कि ये दशकों में इन्होंने ये पॉलिसी की। इनके यहां जो व्हीकल है, व्हीकल वो इंजन इनके सुटेबल हो गए हैं, इंजन की सुटेबिलिटी है, और यहां पे जो व्हीकल बनते हैं वो उसी हिसाब से बनते हैं, जबकि 9वें नंबर का प्रोड्यूसर है पेट्रोल का। लेकिन इनके पास तो लोगों को नुकसान नहीं है, उनकी इंजन नहीं खराब होगी, उनकी समस्याएं नहीं बढ़ेंगी, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। तो यहां पे ये सुटेबिलिटी की बात की गई। दूसरी बात देखिए कि इन्होंने, अगर आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे, अब ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि दुनिया में कौन से देश हैं जो 20% लगाते हैं। 10% एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, और वो भी यूरोप और अमेरिका में है, और ये भी क्या है, वॉलेंटरी है, ऐच्छिक है, जबरदस्ती नहीं है जैसे भारत में किया जा रहा है। वॉलेंटरी है, चाहे यूएसए हो चाहे यूरोप हो, और 10% से अधिक नहीं है, ये भी समझिए। तो 20% मिला के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि आपने इसको एक झटके से लगा दिया, मतलब सडन था ये, सडन। अब इस सडन इंप्लीमेंटेशन का फर्क क्या पड़ेगा, इस सडन इसको जब लागू किया जाएगा तो इसका फर्क क्या पड़ेगा कि भाई ये कहा गया कि 2023 के पहले की जो पेट्रोल कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं, जो भी हैं, तो वो अगर इथेनॉल 20% तक जाएगा तो इंजन की नॉकिंग बढ़ जाएगी, इंजन की कैपेसिटी खराब हो जाएगी, माइलेज कम हो जाएगी, यहां तक कि इंजन डैमेज, जो 15 साल 20 साल चलता था ये पेट्रोलियम का इंजन, पेट्रोल से चलने वाला इंजन, वो पहले ही खराब हो जाएगा। ये तो सरकार बता ही नहीं रही है, क्योंकि 2023 के पहले की जो गाड़ियां हैं उनमें अगर 20% जाएगा, और ये कंपलसरी है, पेट्रोल पंप पे जाएंगे आप तो खाली यही E20 कुछ दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी कल की डेट में इंजन में खराबी आएगी, कार में, बाइक में खराबी आएगी, तो क्या इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। वैसे ही भारत में इंश्योरेंस फ्रॉड चलता है, हेल्थ इंश्योरेंस में वो कवरेज ना हॉस्पिटल दे रहे हैं, ना कंपनियां दे रही हैं। अभी सरकार ने कहा कि जीएसटी हम माफ कर दे रहे हैं, तो हेल्थ वाले और लाइफ वाले कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज कि जी अदर इनपुट टैक्सेस हैं वो हम बढ़ा देंगे, हमारी कॉस्टिंग बढ़ गई है। तो वो जनता तक तो पहुंच ही नहीं रहा है, और सरकार कह रही है कि हमने उनसे बात की है, आश्वासन लिया है कंपनियों से, हम अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं। भाई आप आदेश क्यों नहीं देते कि जो आपने जीएसटी खत्म की है वो जनता तक पहुंचना चाहिए। तो ये सारा फ्रॉड चल रहा है इस देश के अंदर में, आम जनता को फुर्सत ही नहीं है। इतना कौन पढ़े और कौन ध्यान दे, वो तो फंसे हुए कि इतिहास नहीं पढ़ा। और अगर इतिहास ही पढ़ाने लगा जाए आज की डेट में तो कहेंगे नींद आ रही है, क्योंकि इतिहास में तो फैक्ट्स होते हैं, इतिहास में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन आजकल इतिहास के ऊपर ध्यान ज्यादा है, और ये पढ़ा दे तो और सर में दर्द हो गया। खुद से जानकारी क्यों नहीं हमें लेनी है, जो सरकार कह दे और अंत में बस इतना बोल दे कि भारत माता की जय, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया जा रहा, बस उतने पे हो गया काम। बस मूर्खता का चरम है कि हम अपने दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, और अगर कोई कह दे कि दिमाग का इस्तेमाल करो तो उसके ऊपर मारने के लिए लोग उतारू हो जा रहे हैं, गाली गलौज तक शुरू कर दे रहे हैं। भारत एक तार्किक देश रहा है। विश्वगुरु कैसे था भारत, हजारों साल पुरानी सभ्यताओं का देश है भारत, हजारों साल से टिका हुआ है। अगर आप वास्तविक इतिहास जानते हैं, महान साम्राज्यों का देश है, महान परंपराओं का देश है, लेकिन वो अंधभक्ति से नहीं हुआ था, वो मूर्खता से नहीं हुआ था, शास्त्रार्थ होते थे। हमारे पूरे सनातन संस्कृति को देखिए आप, अगर आप जानते हो तो शास्त्रार्थ से भरा हुआ है। धर्म ग्रंथों के ऊपर उन पे वाद विवाद चलते थे महीनों महीनों। ये जो संगम में जाके लोग नहा रहे हैं, नहाने का नहीं था ये संगम, ये संगम पूरे भारत से लोग जुटते थे और धर्म पे शास्त्रार्थ होता था, खाली नहा के नहीं चल दिए। और शास्त्रार्थ के बाद डेली लोग जब गंगा स्नान करते थे तो उसका पुण्य और महत्व मिलता था। अभी क्या हो रहा है, लोग रील बना रहे हैं, गंगा जी में साबुन डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, वो भी आप प्रदूषित कर दे रहे हैं। मॉल, खैर अलग मुद्दे हैं, इसके ऊपर अलग बात करेंगे। तो कार व्हीकल्स जो खराब हो रही हैं, जो व्हीकल्स हमारी बाइक है, अन्य भी चीजें वो खराब होंगी, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ये तो सरकार बता नहीं रही है। चौथी बात ये है कि सरकार ये कह रही थी, और खास करके नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे। और अमेरिका ने भी कहा कि अगर आपने पेट्रोल सस्ता खरीदा है तो इसका लाभ कुछ कंपनियों को मिला। हम बहुत गुस्से में आ गए। पीटर नवारो जो ट्रेड एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने तो
उल्टे सीधे भी आरोप लगाए, लेकिन ये कहा कि भारत जो है यूक्रेन वॉर की फंडिंग कर रहा है। यूक्रेन वॉर को उन्होंने मोदी वॉर कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा। और लेकिन एक बात तो है कि उनके सारे बातों से आप असहमत हो जाइए, लेकिन अगर भारत की सरकार कह रही है, विदेश मंत्रालय कह रहा है, पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि हमने 15-16% सस्ता पेट्रोल खरीदा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रूस से, तो हमें तो कोई फायदा ही नहीं मिला। आज हम 100 रुपए दे रहे हैं पेट्रोल का, पहले भी दे रहे थे, ऐसा क्या फायदा हो गया? कौन सा हमें 50 रुपए मिलने लगा? मजे की बात आपको बता रहा हूं कि भूटान को हम ही तेल जो है भेजते हैं, और भूटान में 65 रुपए पर लीटर पेट्रोल है और भारत में 95 है। कमाल की बात है भाई, ये तो गजब चल रहा है देश के अंदर में। वो फायदा कौन उठा रहा है? इस बात का जवाब कौन देगा? आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? खाली आप देशभक्ति का नाम देके ये नहीं बोल सकते कि आपसे सवाल ना पूछा जाए। खैर, आजकल सवाल पूछना भी बड़ा दिक्कत है, क्योंकि आधे लोग तो आपको मूर्ख सिद्ध कर देंगे और आधे लोग आपसे बहस करने लगेंगे, कुछ लोग पर्सनल पे उतर आएंगे, आप ही को धोखेबाज सिद्ध कर देंगे। तो खैर, अब 2023 में ये हो गया मामला कि भाई इसके पहले वाली व्हीकल तो सब खराबी हो जाएंगी, बहुत जल्दी बोल जाएंगी, आगे का क्या है इसका भी कुछ नहीं है। तो हमको वक्त नहीं दिया गया। अगर इसको लागू करना था, 20 साल आप वक्त देते कार कंपनियों को, वैसा माहौल देते, इंश्योरेंस कंपनियों को गाइडलाइंस देते कि जो क्लेम आए उसको आप अप्रूव करिए, कुछ है इसका नियम कानून। और सस्ता भी नहीं मिला, चीप होना चाहिए था, चीप पेट्रोल मिलना चाहिए था, और यहां पे नहीं मिला। अब कुछ लोग कह देते हैं कि क्यों चाहिए चीप पेट्रोल, हम तो 150 रुपए खरीदेंगे क्योंकि हम राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त हम भी हैं, सब लोग राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के नाम पे मूर्खताओं को बढ़ावा देना ये कतई वाजिब नहीं है। चाहे किसी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, निर्दलीयों की हो, उससे क्या मतलब है? मतलब यह है कि देश में आम जनता का सशक्तिकरण हो रहा है कि नहीं, देश का सशक्तिकरण हो रहा है कि नहीं। 3 महीने से डोनाल्ड ट्रंप बेइज्जत किए जा रहा था भारत को, भारत के लोगों को, भारत की विदेश नीति को, खुद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक जवाब देते नहीं बना। क्यों ब्राजील के राष्ट्रपति ने जवाब नहीं दिया, ईरान के खमनई ने जवाब नहीं दिया, डिसिल्वा ने ब्राजील वाले जवाब नहीं दिया, किम जोंग उन से तो नींद नहीं आती है डोनाल्ड ट्रंप को, व्लादिमीर पुतिन के लिए तो रेड कॉर्पेट बिछा दी गई। मान रहे हैं व्लादिमीर पुतिन 800 ड्रोन छोड़ दिए आज की डेट में यूक्रेन के ऊपर, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो क्या हम नहीं बोल सकते थे? क्या 35 बार कहा गया कि हमने युद्ध रुकवाए, पाकिस्तान को एंडोर्स किया गया, भारत के लिए टॉन्टिंग की गई डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। और एक उसने मैसेज किया कि बड़े मेरे घने मित्र हैं प्रधानमंत्री मोदी, बड़ा ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं, बस उधर से जवाब आ गया मोदी जी का। क्या भारत की विदेश नीति में गंभीरता नहीं चाहिए? अगर नाराज हैं तो अच्छे से रहें, अगर हमने संघाई कोऑपरेशन में भाग लिया है तो अच्छे से भाग लें, दबाव बनाइए अमेरिका के ऊपर। कोई ट्रेड नहीं बंद होने जा रहा है, सब देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, थोड़ा दृढ़ता दिखानी होगी। खैर, आम जनता तक तो कुछ पहुंचता नहीं है, खाली भाषण पहुंचता है। और हम विश्वगुरु बनेंगे, लेकिन किसमें? मूर्खताओं में तो एकदम बन गए हैं, और अतार्किकता में। रेशनैलिटी तो बिल्कुल खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं है, हमें जानकारी नहीं जुटानी। अब मैं यही जो बातें बता रहा हूं, ये कितने प्रतिशत लोग होंगे जो खुद से पढ़ के जानकारी जुटाएंगे? कौन मेहनत करे? व्हाट्सएप का फॉरवर्ड चल ही रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सब ग्रेजुएट हैं, वो आपको मूर्ख सिद्ध कर देंगे, आपको घेर लेंगे, मारने पड़ जाएंगे। खैर, अब जो मेन मैं बात बता रहा हूं जिसपे कि सारा विवाद है, आइए चलिए गडकरी जी के ऊपर चलते हैं। इनको कहा गया कि भाई ये तो बड़ा क्रांतिकारी नेता हैं, और इनके ऊपर कांग्रेस तो सीधे फायर करती है कि भाई आपके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्स ये कह रहे हैं कि इनके घर में कभी कोई बिजनेस नहीं होता था। जब ये महाराष्ट्र के मिनिस्टर बने, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, तो उसी समय इन्होंने एक कंपनी डाली जिसको कि पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड कहा गया। और ये जो कंपनी थी 1995 में ही आई थी और चलती रही, ठीक है। और भी कंपनियां, आज गडकरी जी की फैमिली कम से कम 12 से 15 कंपनियों की ओनरशिप रखती है, इससे आप अंदाजा लगाइए। खैर, कंपनी चलाना कोई बुरी बात नहीं है। अब क्या कंपनी खोलना बुरी बात है? मिनिस्टर रहते, बिल्कुल नहीं बुरी बात है। लेकिन अब जरा देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, और कांग्रेस का मतलब ये नहीं कि आप कांग्रेस आरोप लगा दे तो आप सिद्ध कर दे कि आप गद्दार हैं, आप चमचे हैं। ये भी तो है ना, आजकल कोई मोदी जी का समर्थन कर दे तो वो भक्त हो गया, और कोई कांग्रेस की बात उठा ले तो वो चमचा हो गया। ऐसे नहीं देखना है चीजों को, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि कौन सही है।
और कोई सही हो चाहे नहीं हो, खुद से अपना सेंस लगाना है। विपक्षी पार्टियां जो उठा रही है खाली इस मुद्दे की बात की जा रही है, खुद का सेंस लगाना है। इस जानकारी को जरा देखिए, ये मैंने खुद देखा, ऐसा नहीं कि कोई कह दिया तो मैं इसको मान लिया, इसको मैंने खुद देखा, आप भी देख सकते हैं कि ये जो पूर्ति ग्रुप लिमिटेड है, अब ये पूर्ति लिमिटेड में बहुत सारी कंपनियां हैं, कोई बुरी बात नहीं है। तो इसमें जो दो कंपनियां हैं, एक है सियान इंडस्ट्री, ये भी एग्रो इंडस्ट्री, आज तक जो है गडकरी जी एग्रीकल्चरिस्ट ही हैं, शायद टैक्स की वजह से हो, और एक है मानस। तो मानस, ये दोनों कंपनियां जुड़ी हुई हैं किससे, वही शुगर से, पावर सप्लाई से। तो इनको देखने वाले हैं निखिल गडकरी, इनके बेटे हैं, और मानस लिमिटेड को देखने वाले हैं सारंग गडकरी। अब कोई इसका मतलब नहीं है, खाली मैं एक बात उठाने के लिए कर रहा हूं। तो ये कंपनी जो है, ये तो वाइन विस्की ये सब बनाती है, और इनका भी काम है इथेनॉल प्रोडक्शन, और उससे ये पूरा देख रहे हैं कि ये भी एक बड़ा मार्केट है भारत के अंदर में। तो एक तरफ जो है खूब नैतिकता की बातें की जाती हैं, दूसरी तरफ देखिए ये वाली कंपनी चल रही है। मजे की बात इसमें आपको दिखेगी, सियान इंडस्ट्री में, आप गूगल करके देख लीजिएगा, आजकल तो गूगल है आपको। जो कंपनी सियान इंडस्ट्री, एक साल पहले ये पॉलिसी लागू होने से एक साल पहले 2024 में देखिएगा, जो चार्ट आती है ना, सियान इंडस्ट्री लिमिटेड की शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जिस कंपनी के शेयर 35 रुपए पे थे, आज की डेट में 900 रुपए हैं, 2200% की ग्रोथ है। और जो कंपनी की टर्नओवर 18 करोड़ रुपए थी एक साल पहले, 510 करोड़ रुपए टर्नओवर हो गया है एक साल के अंदर में। ऐसा क्या काम हो रहा है भाई? खाली पॉलिसी की वजह से ये चेंज हुआ है, इथेनॉल पॉलिसी की वजह से। जिस कंपनी की वैल्यू कुछ 100 करोड़ थी, 100-200 करोड़, उस कंपनी की वैल्यू सियान इंडस्ट्री की अकेले 2600 करोड़ रुपए की वैल्यू है। गूगल करके देख लीजिए इसे। तो ये कोई इन्होंने अनोखा काम नहीं किया है, ये खाली पॉलिसी में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ और हजारों करोड़ का शिफ्ट दिखाई दे रहा है। यही हाल जो है, जो तेलुगु देशम पार्टी के चीफ है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उनकी भी कंपनी का था। जैसे ही मोदी जी की सरकार बनी और उन्होंने सपोर्ट दिया, जबरदस्त तरीके से कुछ ही दिन में 900 करोड़ का फायदा हो गया। तो ये पॉलिसी चेंज की वजह से है। अब इसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भाई अगर आप जो पॉलिसी बना रहे हैं आप लोग और इतना डिफेंड कर रहे हैं, तो ये तो आपके घरों को ही फायदा कर रहा है। आप जो आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं वही चीज तो आपके ऊपर भी लागू हो रही है। अब उसमें कुछ गड़बड़ी है या नहीं है, ये तो विपक्ष के आरोप हैं, या जनता सोचेगी, या खुद तकनीकी लोग इस पे विचार विमर्श करेंगे। लेकिन आप जरा देखिए कि ऐसा क्या हो गया इस कंपनी के साथ कि 35 रुपए से 900 रुपए शेयर आ गए। ऐसा कौन सा इन्होंने तकनीक खोज ली? ये तो कई सालों से कंपनी चली आ रही है और यही हाल रहा, और बढ़ता गया ये इथेनॉल वाला चक्कर, तो ये हजारों करोड़ में बढ़ जाएगा। ऐसे ही बाबा रामदेव की पतंजलि है, 500 करोड़ से 25,000 करोड़ का टर्नओवर पहुंच गया पॉलिसी चेंज के कारण। ठीक यही हाल अडानी जी के साथ है, अंबानी जी के साथ है, पहले भी हुआ है अंबानी जी के साथ। आप बताइए, भारत में जितनी बड़ी बड़ी बिलियनियर्स हैं और जितनी बड़ी कंपनियां हैं वर्ल्ड लेवल की, कोई भी एक कंपनी बताइए जिन्होंने कुछ नया आविष्कार कर दिया हो। जैसे टेस्ला ने कार बना दी, जैसे स्पेसएक्स नए नए रिसर्च कर रहा है, जिसे ट्विटर बना दिया, नई चीजें, मेटा ने फेसबुक बना दिया, व्हाट्सएप बन गया, कुछ नया जो पूरी विश्व में एक तरीके की क्रांति ला दे। भारत की कोई भी कंपनी बताइए जो कोई नया आविष्कार करती हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे बिरला हो, चाहे टाटा हो, कुछ भी नया। तो ये लोग खाली गवर्नमेंट की पॉलिसीज से खेलते रहते हैं। पॉलिसी बनी, हजारों अरबों करोड़ रुपए कमा लिए। अगर ये तकनीक से कमाते तो पूरी दुनिया में इनकी तकनीक प्रचलित होती, लेकिन खाली पॉलिसी का चेंज होता है। सरकार बदलेगी, कुछ कंपनियों के हित में पॉलिसी चेंज होगी, वो अचानक से टॉप पे पहुंच जाएंगे। फिर दूसरी सरकार आएगी, वो अपने लोगों के लिए पॉलिसी चेंज करेगी, हजारों करोड़ में पहुंच जाएंगे। तो बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये जो हमने मुद्दे उठाए क्या ये सही है? अगर सरकार कह रही है कि किसानों को फायदा है, तो कांग्रेस ने यह कहा कि भाई 672 लाख करोड़ जो है, या 672 लाख लीटर
जो है उत्पादन हुआ करोड़ लीटर, बल्कि इतना उत्पादन हुआ इथेनॉल का। और आपने इसमें लगभग लगभग सारा सारा मतलब जो है इथेनॉल वो शुगर केन से ही आ रहा है। इसमें आपने वेस्टेज वाला प्रोडक्ट नहीं लिया, इसमें आपने अन्य प्रोडक्ट नहीं लिए, फूड ग्रेन्स और शुगर केन मिलके पूरा कर दे रहे हैं। तो बाकी कहां गया? आरोप यह भी विपक्ष लगा रहा है कि 17 प्लांटेशन तो आपके खुद विदर्भ में है, महाराष्ट्र के गडकरी जी के। गडकरी जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम यूएस बना देंगे रोड्स को, देखिए कैसे जाम लग जा रहा है। अभी देखिए हर जगह बाढ़ आई हुई है, क्या हालत है। ड्रेनेज तो बन नहीं रहा हमारे पास। इससे बढ़िया तो हड़प्पा काल ही था, कम से कम वहां पे पानी तो नहीं लगती थी, समंदर के किनारे बसे थे तभी। तो ये बात तो हमें समझनी होगी कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम खड़ी है। आपको क्या लगता है ये जो पॉलिसी शिफ्टिंग है इसकी वजह से सारा मामला गड़बड़ हो रहा है? आम जनता के ऊपर पेट्रोल सस्ता होने का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ खास कंपनियां ही क्यों बढ़ रही हैं? मिनिस्टर के रिश्तेदार, जान पहचान के लोग ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट पा रहे हैं, उन्हीं को क्यों फायदा पहुंच रहा है? क्या वास्तव में पर्यावरण प्रदूषण इतना गंभीर मामला है हमारे नेताओं के लिए कि वो तुरंत 5 साल पहले अचीव कर लेते हैं पॉलिसी को? इतना क्यों प्रॉब्लमेटिक है ये मामला? क्या अगर इथेनॉल पॉलिसी आ गई तो क्या हम पेट्रोल का जो हर साल 140 बिलियन डॉलर का पेट्रोल मंगाते हैं वो कम कर देंगे? वो जो फायदा हो रहा है, खुद सरकार ने कहा 50,000 करोड़ का फायदा हो गया हमें रूस से तेल खरीदने का, वो गया कहां? अब कुछ लोग कह देंगे इससे सड़क बनता है, रोड बनता है, यूनिवर्सिटी बनती है। वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में, क्यूएस वर्ल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग में 200 यूनिवर्सिटीज में भारत की खाली 3 यूनिवर्सिटी, वो भी आईआईटी है, वो भी 130वें नंबर से शुरुआत हो रही है। और वही सब है, आईआईटी दिल्ली, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, बताइए यही 3 आईआईटीज हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तो 228 पे, ऐसे करके जेएनयू 558 पे। हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। 1500 इंस्टीट्यूशन में खाली 54 इंस्टीट्यूशन है जो नाम बना पाए हैं 100 शहरों के। और यही आप देखेंगे अमेरिका के 4 इंस्टीट्यूशंस उसमें हैं, स्टैनफोर्ड से लेके और ऑक्सफोर्ड तक। ब्रिटेन के 4 इंस्टीट्यूशन है, हांगकांग यूनिवर्सिटी है, भारत गायब है इन सबसे। तो इन जगहों पे हम नहीं दिखेंगे। खाली हमसे अतीत की बात करा लीजिए कि अतीत में क्या था, हम विश्व गुरु थे, हम पुष्पक विमान में उड़ते थे, हम ब्रह्मास्त्र चलाते थे। अच्छा चलिए चलाते थे, ये सारी बातें। आज की डेट में क्या है? आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्यों नहीं है वर्ल्ड लेवल का? जो देश की राजधानी है दिल्ली, हम उसको भी वर्ल्ड क्लास नहीं बना पाए हैं। और बातें कर लीजिए कि भारत दुनिया का इतना इंपॉर्टेंट देश है कि वो युद्ध रुकवा देता है, वो बड़ी बड़ी जगहों पे मीटिंग करने जाता है तो बहुत उसको गंभीरता से लिया जाता है। अच्छा बताइए, अगर विदेश यात्राओं से देश महाशक्ति बन जाते तो जी जिनपिंग तो कहीं जाता ही नहीं है, चीन वाला, व्लादिमीर पुतिन भी कहीं नहीं जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं नहीं जाता है। बताइए, ये लोग घूमते हो जगह जगह, तो फ्रांस भी कहीं नहीं जाता है, मैक्रोन कहीं जाते हुए देखा आपने? ये घूम रहे हैं हर 2-2 महीने पे। तो ये फर्जी की बातें हैं जो उड़ाई गई हैं। कोई विदेश यात्राओं से देश महाशक्ति नहीं बनता है। ये एक टूर करने का तरीका है जो हमारे नेताओं ने ढूंढ निकाला है, बहुत आसान तरीका है। चाहे कोई भी हो, संसद हो, विधायक हो, वो भी बोलते हैं कि हम जा रहे हैं एजुकेशनल रिसर्च के लिए विदेशों में। क्या फ्रॉड चल रहा है देश के अंदर में। खैर, तो ये टूरिंग का तरीका है। हमारी ओलंपिक की जो जाती है पूरी जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें सबसे अधिक अधिकारी रहते हैं। चीन 30 साल में महाशक्ति बनने के करीब है और हम 30 साल में लग रहा है कि पता नहीं क्या बन जाएंगे। लेकिन हमको जानबूझ के गलत सूचनाएं दी जा रही हैं जिससे दिमाग पॉल्यूट हो जाए, कुछ अच्छा सोचे ही नहीं, हम सवाल करने के काबिल ना रहे। खाली दिन भर धर्म पे बात चल रही है, और अगर आप रियलिटी में धर्म पे बात करेंगे तो वो भी कोई नहीं कर पाएगा। पढ़ाई लिखाई से नाता ही खत्म हो गया है। 2 लाइन व्हाट्सएप पे बस पढ़ना है और भिड़ जाना है किसी से। खैर, तो ये बातें आप बताइएगा कि क्या लग रहा है कि सरकार जो हमसे वादे करती है, जो हमको सब जुबान दिखाती है, किसी पार्टी की सरकार हो, एक पार्टी तो 50 साल से ऊपर रही, तो क्या उसने देश को महाशक्ति बना दिया?
नेहरू जी के बाद तो पूरा विजन ही खराब हो गया देश का। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, जो काम करने का जज्बा था, उनके पास बहुत संसाधन सीमित थे और उसी को थोड़ा बहुत इधर उधर अंतरों के साथ नेता लोग आगे बढ़ा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टियों के। तो बताइएगा कि इस तरीके की अगर पॉलिसी बनेगी जिसमें कोई जवाबदेही नहीं होगी और जैसे ही आप कुछ बोलेंगे आपको देशद्रोही सिद्ध कर दिया जाएगा, ऐसे माहौल में क्या देश का वास्तविक विकास हो सकता है? क्या हम वास्तव में कभी महाशक्ति बन सकते हैं? बताइएगा जरूर। मिलते हैं इसी तरीके किसी वीडियो में। अगर ये सेशन पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए अपने विचार। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।